ओके सी, हमने एफिशिएंट फ्रंटियर देखा था, राइट? वी हैव सीन एफिशिएंट फ्रंटियर। उसमें क्या था कि इफ देयर आर n एसेट्स, तो उसका आपने ऐसा बना सकते हैं। ये सब अलग अलग पोर्टफोलियोज है एंड दे आर ऑल वेरी गुड, दे आर ऑल ऑप्टिमम नहीं बट बेस्ट पॉसिबल है, राइट? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, ये पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो है? लोएस्ट रिस्क ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, राइट? फिर धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिस्क भी बढ़ेगा और रिटर्न भी बढ़ेगा, बराबर? सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई इसमें से कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें? ये जो है A B C D E F, राइट? these are the portfolios, से डिफरेंट पोर्टफोलियोज, तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, राइट? तो उसके लिए वी नीड अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट? वी नीड अ न्यू कॉन्सेप्ट। देखो, हर एक आदमी को क्या चाहिए? रिटर्न ज्यादा चाहिए और रिस्क कम चाहिए, राइट? यूजुअली, और वो रिस्क कम चाहिए, उसके लिए नाम है दैट वी अज्यूम दैट द इन्वेस्टर इज रिस्क अवर्स, राइट? रिस्क न्यूट्रल भी हो सकता है और रिस्क सीकर भी हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स क्लियरली। ऑल द वे वी आर अज्यूमिंग कस्टमर इज रिस्क अवर्स, तो इन सारी टर्म्स का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स? तो रिस्क अवर्स का क्या मतलब है? इंग्लिश में अवर्जन समझते हो? यू आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड, अवॉइड करोगे, राइट? माय फ्रेंड सेड लेट अस वॉच अ मूवी बट आई वाज अवर्स टू द आइडिया, नहीं करना है। तो रिस्क अवर्स मतलब रिस्क को अवॉइड करेंगे। उसका ये मतलब नहीं कि रिस्क नहीं लेंगे, उसका ये मतलब है कि रिस्क लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता हो तब। मतलब एज फार एज पॉसिबल रिस्क नहीं लूंगा, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो ही रिस्क लूंगा, दैट इज रिस्क अवर्जन, राइट? सपोज मैं आपको दो ऑप्शंस बोलूं कि ऑप्शन ए 50% चांस ऑफ 0 या 50% चांस ऑफ -10 एंड 50% चांस ऑफ 50, राइट? वर्सेस ऑप्शन बी 100% चांस ऑफ 20 रुपीज, 100% चांस 20 रुपीज, राइट? तो ऑप्शन ए में क्या है? -10 या 50% है, बराबर? मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू तो BC निकलेगा, 50% है ना, तो 50 और -10 का एवरेज क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। वहां पे भी 20 है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कौन सा ऑप्शन में जाएंगे? बी में जाएंगे, कि भाई दोनों में सेम ही है, तो
सकते हैं -10 आए, समझ रहे हो? तो दिस इज रिस्क अवर्जन। अगर कोई बंदे को ये चॉइस दो एंड दैट पर्सन गोज फॉर ऑप्शन बी, देन दैट पर्सन इज रिस्क अवर्स। उसके सामने अगर ये हो कि यहाँ पे 50 नहीं 60 है, 50 नहीं 60 है, तो ये 25 हुआ, तो शायद लोग ए में भी जाने लगे। दैट इज ऑल्सो रिस्क अवर्जन। ये इन्वेस्टर भी रिस्क अवर्स ही कहलाएगा कि वो रिस्की ऑप्शन में जा रहा है, बट क्यों जा रहा है? क्योंकि 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो दैट इज द थिंग, इसको रिस्क अवर्जन बोलते हैं। जबकि अगर ऐसे का ऐसा ही रखूं 50 और ये 20 बराबर, फिर भी कोई बंदा ये के बदले ये ऑप्शन में जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? रिस्क सीकर। उसको क्या बोलेंगे? रिस्क सीकर, क्योंकि दैट पर्सन डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा रिटर्न। उसको तो रिस्क लेने में मजा आता है, इसलिए वो ए चूज कर रहा है। दैट पर्सन इज अ रिस्क सीकर। और अगर ऐसा कोई पर्सन है कि ए और बी में इंडिफरेंट है कि कोई भी चलेगा, तो रिस्क न्यूट्रल, राइट? दैट इज द मीनिंग। बट ऑल आवर थियरीज आर बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ रिस्क अवर्स बिहेवियर, ठीक है? तो अभी दूसरा सवाल कि चलो रिस्क अवर्जन तो हमने समझ लिया कि लोग रिस्क अवर्स होते हैं। सो नाउ वी नीड अनदर मेजर टू डिसाइड विच वन इज बेटर। सी रियल लाइफ में क्या होता है कि ऑप्शन ए होगा, उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, स्टैंडर्ड डेविएशन 10%। ऑप्शन बी में एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी सपोज 20%। थिंग इज कि रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा, इजंट इट? रिटर्न बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ता है ना। तो सवाल ये है कि सपोज इन दोनों में से चूज करना है कि ए अच्छा कि बी अच्छा, तो क्या करेंगे? सपोज इसमें से चूज करना है कि ए अच्छा कि बी अच्छा, तो व्हाट आंसर कैन वी गेट? क्यों? ऑप्शन में रिस्क पूरा डबल हो। हाँ, बट रिटर्न भी तो ज्यादा हो रहा है ना। तो वो केवल 5%। हाँ, वो बराबर है, सिर्फ ऐसे देखोगे। बट थिंक ऑफ समबडी कि उसको उसका जो फाइनेंशियल गोल है 3 साल में खत्म करना है, उसमें 18% तो चाहिए ही, वरना उसका काम ही नहीं होगा। तो बी भी हो सकता है ना, राइट? सो आंसर इज कि लॉजिकली इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और मेनली बात किस पे आ जाएगी कि रिस्क अवर्जन कितना है। अगर कोई बंदा रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, हाईली रिस्क अवर्स है, तो मे बी वो एक ही तरफ जाएगा, लेस रिस्क लेस रिटर्न। बट सपोज मैंने बोला कि मेरा गोल है कि 3 साल में मर्सिडीज खरीदूंगा, तो 18% रिटर्न तो चाहिए ही, और उसके लिए मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मतलब मेरा रिस्क अवर्जन कम है, तो यू माइट गो फॉर बी, राइट? सो बट हाउ टू क्वांटिफाई दिस? इसका हमको कुछ एग्जैक्ट एक क्वांटिटी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है, बहुत सारी तरह से डिफाइन होता है, बट जो सबसे पॉपुलर है वो ऐसा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस हाफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि यूटिलिटी मतलब मजा, कितना मजा आएगा, कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट से। So as you can see from the formula, it is positively linked to return. Return जितना ज्यादा उतना मजा ज्यादा. It is negatively linked to risk. कि risk जितना ज्यादा होगा उतना utility कम हो जाएगा. But it is also linked to this A, which is called risk aversion parameter. Which is called risk aversion parameter. Normally ऐसा सब मानते हैं कि normally ये 3-4 रहता है individuals के लिए. बट अगर आप बहुत रिस्क अवर्स हो, सपोज बंदा कोई अभी रिटायर हुआ है एंड ही सेज के भाई मेरे को कुछ रिस्क नहीं लेने का है, अपने को एकदम सेफ चाहिए, तो उसके लिए ए 5 या 6 होगा अगर बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स है। जबकि कोई यंग बंदा है, अभी तो उसकी काफी इनकम है, लायबिलिटीज है नहीं, तो बोलेगा रिस्क ले सकते हैं, तो ए की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो दिस इज सम बैकग्राउंड यूटिलिटी। तो अल्टीमेटली इफ आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन कौन सा ज्यादा अच्छा, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये इंडिविजुअल है
उसके लिए ए का वैल्यू 4 है, तो दोनों के लिए यूटिलिटी कैलकुलेट करो, जिसकी यूटिलिटी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है, राइट? दैट इज हाउ वी डू इट। और जो बहुत बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं वो लोग ये ए फाइंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चनर्स होते हैं कस्टमर से भरवाने के, उससे पता चलेगा कि ए हम क्या ले सकते हैं, ठीक है? ऑल्दो इट माइट साउंड फार फेच्ड बट ऐसा होता है, ठीक है? एनीवेज, तो ये यूटिलिटी हुआ, बराबर? तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी कर्व, जो इकोनॉमिक्स में भी आता है, यूटिलिटी कर्व या इंडिफरेंस कर्व। सपोज ये कर्व है, इसमें लिखा है u इज इक्वल टू 5, मतलब यूटिलिटी 5 है, बराबर? तो ये कर्व का क्या मतलब है कि इस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशन होंगे ना, दीज आर ऑल डिफरेंट पोर्टफोलियोज, से फ्रॉम W टू Z। तो ये लो रिस्क लो रिटर्न है, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न है, लेकिन इन सब के लिए यूटिलिटी कैलकुलेट करोगे ना तो सेम आएगा, इट विल बी सेम। So a client will be indifferent between any of these portfolios, right? आप ये कर्व पे कहीं पे भी जाओ यूटिलिटी सेम आएगा, राइट? और बहुत सारे यूटिलिटी कर्व्स है, ये u इज इक्वल टू 5 है, जितना ऊपर जाओगे उतना यूटिलिटी बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो ये एक हमको पता होना चाहिए, राइट? इसका शेप ऐसा है, यू कैन सी कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है ना वैसे वैसे रिटर्न काफी ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज क्लाइंट नीड्स मोर एंड मोर कंपेंसेशन टू टेक रिस्क, राइट? सपोज रिस्क 1% से 2% जाओगे तो रिटर्न में इतनी बढ़ोतरी नहीं चाहिए, बट रिस्क 10% से 11% जाओगे तो रिस्क में काफी बढ़ोतरी चाहिए। एंड ऑल दिस कर्व्स आर फॉर रिस्क अवर्स इंडिविजुअल्स, नॉट फॉर रिस्क सीकर्स। ये रिस्क अवर्स के लिए है, और जितना ऊपर हो उतना ज्यादा अच्छा, जितना यूटिलिटी कर्व अपने ऊपर जा सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक ठीक है? ओके। જેટલી યુટિલિટી વધારે એટલું એટલું વધારે સારું, રિસ્ક લેવા માટે એ લોકો ના એવું નહીં, આપણે જેટલું રિસ્ક લઈ શકીએ છીએ એ પ્રમાણે યુટિલિટી કેલ્ક્યુલેટ થાય, તો યુટિલિટી જેટલી વધારે એટલું વધારે રિસ્ક સારું। લેવાય। अच्छा, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर क्लाइंट मोर रिस्क अवर्स है तो स्टीपर इंडिफरेंस कर्व, ओके? सी मैं दो ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये बंदा जो होगा ना वो बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स होगा, दिस विल बी अ रिटायरी, say a is equal to 7, this will be some young person, say a is equal to 3। जितना रिस्क अवर्जन ज्यादा, जितना रिस्क लेने में तकलीफ ज्यादा है उतना ये शेप स्टीप हो जाएगा, राइट? स्लोप बढ़ जाएगा ना, तो यू नीड मोर रिटर्न, राइट? आप यंगस्टर को बोलोगे कि मैं 15% रिटर्न लाके देता हूं, या यंगस्टर को बोलोगे कि देख तेरे को 20% रिटर्न तेरे को अगर चाहिए तो 15% रिस्क लेना पड़ेगा, तो ही माइट बी कन्विंस, बट सेम चीज रिटायरी को बोलोगे तो इस विल से नहीं, इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि जो लेस रिस्क ले सकता है उसका स्टीपर होगा, तो ठीक है? अंडरस्टूड? So why I am bringing this up
अगेन गो बैक टू अवर क्वेश्चन कि भाई इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। तो आंसर इज के ये अपना एफिशिएंट फ्रंटियर है, बराबर, और बहुत सारे यूटिलिटी कर्व्स पास होते हैं, बहुत सारे यूटिलिटी कर्व्स पास होते हैं। अब हमें तो क्या चाहिए, हो सके उतना ऊपर, हो सके उतना ऊपर चाहिए यूटिलिटी कर्व। तो बेस्ट पॉसिबल कहां मिलेगा, देखो सपोज ये पोर्टफोलियो है तो ये वाला यूटिलिटी कर्व है, सपोज इसकी यूटिलिटी 4 है, फिर यहां पे गया तो इंप्रूवमेंट होगा, और यहां पे जाऊंगा तो और इंप्रूवमेंट होगा, यहां पे ये सबसे ऊपर है ना, बराबर, फिर और जाऊंगा तो नीचे आ गया, और जाऊंगा तो नीचे आ गया। तो रुकना कहां पे है, यहां पे, और इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। के अपना जो एफिशिएंट फ्रंटियर है और जो यूटिलिटी कर्व है, टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे टच होना, बाकी तो देखो दो दो पॉइंट है ना, एक दो एक दो एक दो, इसका सिर्फ एक ही है। तो ये जो पोर्टफोलियो आए, ये जो पोर्टफोलियो आए उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। समझ में आया, सर्वगुण संपन्न, ठीक है, लाइफ बन जाएगी ये पोर्टफोलियो अगर लोकेट कर पाए तो। दिस विल रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलिटी, बेसिकली दिस पोर्टफोलियो विल गिव यू द मैक्सिमम यूटिलिटी, बट कीप इन माइंड कि ये कर्व्स सबके लिए अलग होंगे। एफिशिएंट फ्रंटियर हो सकता है, तो मैंने बोला कि क्लाइंट ने बोला था कि 50 निफ्टी के स्टॉक का बनाओ, तो एफिशिएंट फ्रंटियर मेरा आपका सबका सेम हो सकता है, अगर हमने सबने बोला कि निफ्टी 50 में ही करना है, बट हम सबके यूटिलिटी कर्व डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हम सबके ए अलग होंगे, राइट। तो इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो चूज करेंगे, इट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है। और ये फिगर और ये खास ड्रॉ कर लेना, लिख लेना, क्योंकि बुक्स में ये नहीं दिया है, बुक्स में ये स्किप किया है, बुक्स में इसके आगे हम जाएंगे वो दिया है। पर्सनल यूटिलिटी ऑफ 4 नहीं, मतलब तू अगर ये पोर्टफोलियो पे रहेगा तो तेरे को 4 की यूटिलिटी मिलेगी, फिर यहाँ पे रहेगा तो 6 की मिलेगी फॉर अ गिवन पर्सन। आई एम सेइंग सपोज तुम है, ये सारे तेरे इंडिविजुअल यूटिलिटी कर्व्स हैं, सब तेरे ही है, सब तेरे ही है, बट तू ये पोर्टफोलियो में है तो तेरे को 4 आता है मिला। तू तो ट्राई करेगा तेरी यूटिलिटी बढ़े, तो तू ट्राई करेगा कहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा।
that will give you maximum utility. That portfolio will give you maximum utility. But this is drawn for you. अगर मेरा होगा suppose तो अलग बनेगा. And also from what I told, ये जो shapes होते हैं ना, ये जो shapes होते हैं कि ये वाला flat होगा, तो जो flat होंगे ना, जो utility curves flat होंगे, उनके जो portfolios आएंगे ना, वो right hand side आएंगे, high risk high return. जबकि जो बंदे बहुत risk averse होंगे, उसके ये जो point है tangency point, वो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, मतलब लो रिस्क लो रिटर्न, ऐसा हो जाएगा. ठीक है. जाए आगे. यूटिलिटी मतलब देख, हर एक बंदे को क्या चाहिए, रिटर्न ज्यादा चाहिए, रिस्क कम चाहिए, तो दोनों को कंबाइन करके एक नंबर तो बनाना पड़ेगा ना, राइट. सपोज 2-3 ऑप्शन से हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से ज्यादा अच्छा है. तो ये एक स्कोर जैसा है, एक स्कोर जैसा है कि जितना हायर स्कोर हो उतना ज्यादा अच्छा. बट वो स्कोर का डेफिनेशन कैसा है कि जितना रिटर्न ज्यादा होगा स्कोर बढ़ेगा, और जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना स्कोर कम होगा. बिकॉज हर एक बंदे को वही चाहिए ना, रिटर्न ज्यादा चाहिए, रिस्क कम चाहिए. हाई रिस्क हाई रिटर्न वो जो फार्मूला है, अब सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो एक आंसर आएगा. सपोज अब इसको तू 20 कर ले और इसको 30 कर ले, तो बढ़ तो सकता है ना, हो सकता है. It all depends. तो ऐसा. और ये एज और तो बहुत सब्जेक्टिव नहीं. सब्जेक्ट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना. बट वो जो मेजर करेंगे उसके लिए क्वेश्चनर्स होते हैं, तो कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि 4 या 5 एग्जैक्ट आएगा, बट स्टिल यू कैन से फिर भी 4-5 के करीब होगा. जबकि ये बंदा तो बहुत रिस्क लेना चाहता है, तो और कम होगा, 1-2 होगा, ऐसा कुछ. हाँ, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बट रेंज तो पता चल जाएगी. अच्छा, तो और ये जो सा स्कोरिंग हाँ. मतलब देंगे वो टेबल से देंगे, कैसा कुछ है? क्या टेबल, ये क्या कोई टेबल होगा ना, जैसे ये होगा होगा होगा. वो- मतलब टेबल मतलब वो कई क्वेश्चन है, जैसे पर्सनालिटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर उसका कोई टोटल लेते हैं, फिर उसके ऊपर से नक्की करेंगे कि ये रेंज में स्कोर आया तो ये पर्सनालिटी टाइप है आपकी. उस तरह से होता है ऐसा. और इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं या वेरिएंस स्क्वायर? नहीं, स्क्वायर मतलब वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर इज वेरिएंस. वेरिएंस ही लेते हैं. हाँ. स्टैंडर्ड से ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स लेते हैं कि एक्स स्क्वायर लेते हैं, मैं वही पूछ रही हूँ. एक ही बात हुई ना. अगर ऐसा बोलूं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लेते हैं कि एक्स लेते हैं. लेकिन अगर एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स स्क्वायर वेरिएंस है, फर्क क्या पड़ेगा. ओके, अभी देखो हमने जो डिस्कस किया ना कि भाई एफिशिएंट फ्रंटियर तो है, राइट, और उसमें से एक सिलेक्ट करते थे. तो इसमें किसी को आइडिया है, कि हमने जो अभी किया कि एफिशिएंट फ्रंटियर और फिर यूटिलिटी कर्व जहाँ पे टेंजेंट हो वो वाला पकड़ लो, तो क्या इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो सकता है? इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है. कब हो सकता है? इफ देयर इज अ रिस्क फ्री एसेट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर मार्केट में रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट मतलब ऐसी एसेट कि जिसका रिटर्न आपको पक्का पता हो राइट फ्रॉम डे वन. जब पैसा डालोगे तो आपको पता होगा कि कितना रिटर्न मिलेगा, राइट. इंडिया में वेरी गुड एग्जांपल इज गवर्नमेंट एफडीज. सी बॉन्ड्स में एक प्रॉब्लम है. व्हेन वी से बॉन्ड्स, तो अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है ना तो उसमें रिस्क है, क्योंकि वी डोंट नो एग्जैक्ट रिटर्न कितना मिलेगा. वी विल सी इन फिक्स्ड इनकम.
क्योंकि बीच बीच में कूपन आ जाएंगे, राइट। बट जैसे अपना जो क्यूमुलेटिव एफडी होती है कि सर 1 लाख रखो 6 महीने के बाद 1 लाख समथिंग मिल जाएगा, तो दैट इज रिस्क फ्री, राइट, बिकॉज सी देयर इज नो चांस ऑफ डिफॉल्ट एंड वी नो द रिटर्न बिफोर हैंड। एंड अगर ऐसा नहीं है तो टी बिल, ट्रेजरी बिल, जो गवर्नमेंट का टी बिल होता है जनरली, उसको रिस्क फ्री मानते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही होता है कि 3 महीने का टी बिल है तो 100 रुपए फेस वैल्यू है, मतलब 3 महीने के बाद 100 मिलेंगे, और सपोज अभी मैं परचेज कर रहा हूँ 98.2 रुपीज पे, तो योर 98.2 इज गोइंग टू बिकम 100, तो पहले से रिटर्न मेरे को पता है, राइट। तो अगर रिस्क फ्री एसेट मार्केट में अवेलेबल है तो वो प्लॉट कहां पे होगा? ये रिस्क है, ये रिटर्न है, रिस्क फ्री मतलब रिस्क जीरो, तो आरएफ यहां पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। सपोज इंडिया में रिस्क फ्री 5.5-6% सपोज, तो वो ये है आरएफ, ठीक है। तो अगर रिस्क फ्री है एसेट अवेलेबल तो वो यहां पे प्लॉट होगा। अच्छा, देन अगेन यहां पे सारे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो थे, ए था, बी था, ऐसा सब था, राइट, करेक्ट। तो किसी ने ऐसा सोचा कि व्हाट हैपेंस इफ आई ऐड रिस्क फ्री एसेट प्लस रिस्की पोर्टफोलियो। समझ रहे हो? ये सारे क्या है? रिस्की पोर्टफोलियो है, ये सारे क्या है? रिस्की पोर्टफोलियो है। उसमें अगर रिस्क फ्री एसेट ऐड करूं तो क्या होगा? सो लेट अस गो बैक टू अवर फॉर्मूला। अपना जो फॉर्मूला था ना कि जब दो चीजों को मिलाते हैं, जहां पे लास्ट लेक्चर शुरू हुआ था आई थिंक, कि अगर दो चीजों को मिलाते हैं तो पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होता है? WAERA प्लस WBERB, करेक्ट, ऐसा था। एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, कहीं पे स्क्वायर है कुछ नहीं है, राइट। लेकिन जो सिग्मा पी स्क्वायर का फॉर्मूला था उसमें ऐसा सब था, बराबर। ऐसा था, ठीक है, ओके। अच्छा, और बिकॉज ये स्क्वायर था, ये स्ट्रेट लाइन था बट ये स्क्वायर था, उसके कारण क्या होता था? हमने क्या देखा था कि जब ए और बी को मिलाएंगे, तो कॉम्बिनेशन जो आएंगे एक्सेल पे, उसका ऐसा प्रोफाइल बनेगा, कर्व बनेगा। ऐसा था ना कि ए और बी को मिलाएंगे अलग अलग वेटेज में और प्लॉट करेंगे तो ऐसा कर्व बनेगा, राइट। वो कर्व बनेगा, मैथमेटिकल रीजन क्या है कि ये तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस, क्या ये दो एसेट्स थी ए और बी, सपोज इसमें एक एसेट रिस्क फ्री हो, अगर रिस्क फ्री है, सपोज अपनी बी वाली एसेट है ना, वो रिस्क फ्री है, तो अगर बी रिस्क फ्री है तो सिग्मा बी कितना हुआ? 0, सिग्मा बी 0 हो जाएगा, तो ये कटा और ये भी कटा, बराबर। तो स्क्वायर हट जाएंगे, समझ रहे हो? स्क्वायर हट जाएंगे, राइट। तो ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया। सो द कंक्लूजन इज इफ यू ऐड रिस्की प्लस रिस्क फ्री, इफ यू ऐड रिस्की एंड रिस्क फ्री और अलग अलग प्रोपोर्शन में ऐड करो, 10-90, 20-80, 50-50, तो कर्व नहीं आएगा, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब जैसे ए है, ये रिस्की है, ये रिस्क फ्री है, इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? कैल, कैपिटल एलोकेशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं? कैल, कैपिटल एलोकेशन लाइन, ठीक है। अच्छा, तो अगर ए है तो ये कैल बना, बी है तो ये कैल बनेगा, है? ए अच्छा कि बी अच्छा? क्लियरली बी अच्छा है ना, बिकॉज फॉर एनी लेवल ऑफ रिस्क दिस इज गिविंग हायर रिटर्न। सो पॉइंट इज, इसको जितना भी स्टीप बना सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है ना। ए से बढ़िया बी है, अब बी से भी बढ़िया करना है तो अल्टीमेटली ये आएगा, अल्टीमेटली ये
आएगा, राइट? ये सबसे अच्छा है ना, राइट? क्योंकि सबको डोमिनेट कर रहा है ना, राइट? और ये पॉइंट भी कैसा है? टेंजेंट। ये भी क्या है? टेंजेंट। सो नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमारे पास एफिशिएंट फ्रंटियर है, बराबर? तो बोलो उस एफिशिएंट फ्रंटियर को रखो, लेकिन क्या करो, रिस्क फ्री से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, रिस्क फ्री से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। तो वो जो लाइन है ना, वो बेस्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि यू कैन सी ये जो लाइन है वो एफिशिएंट फ्रंटियर से भी बढ़िया है, ढक रही है ना एफिशिएंट फ्रंटियर को, और अ गिवन रिस्क इससे भी अच्छा आपको मिलेगा। तो ये जो कैपिटल एलोकेशन लाइन है वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। और कब बेस्ट हुई कि ये जो पोर्टफोलियो वो कौन सा होना चाहिए? टेंजेंसी, राइट? के द लाइन फ्रॉम रिस्क फ्री एसेट should be tangent to efficient frontier. That will give you, this is called optimum portfolio. इसको क्या बोलते हैं? Optimum portfolio, optimum या tangent। समझ में आया? पिछला हमने जो डिस्कस किया वो कब? जब मार्केट में रिस्क फ्री एसेट अवेलेबल ही ना हो, तो वो यूटिलिटी कर्व वाला। और अगर मार्केट में रिस्क फ्री एसेट अवेलेबल है, राइट, अगर मार्केट में रिस्क फ्री एसेट अवेलेबल है, तो ऐसा मत करो कि डायरेक्टली इसमें से सिलेक्ट करो, आप ये लाइन ड्रॉ करो, तो ज्यादा अच्छा होगा, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? So again let me revise कि अपना एफिशिएंट फ्रंटियर तो बन गया था, बराबर? सवाल ये था कि इसमें से कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करूं। तो अगर रिस्क फ्री एसेट है ही नहीं, एंड सी रिस्क फ्री एसेट क्यों नहीं होता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन अजम्पशंस। कि आप अगर मल्टी पीरियड की बात कर रहे हो, मल्टीपल पीरियड्स, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो रिस्क फ्री एसेट, क्योंकि टी बिल सपोज 3 महीने का है, बट आपका क्लाइंट बोल रहा है मैंने तो आपको पैसे 5 साल के लिए दिए, तो 3 महीने बाद कौन से रेट पे डाल सकूंगा पैसा, वो तो मुझे नहीं पता है। रिस्क फ्री सिर्फ 3 महीने के लिए है, तो अगर सिर्फ 3 महीने की बात कर रहे हैं और सिंगल होराइजन, तो रिस्क फ्री ठीक है। बट अगर मल्टीपल होराइजन से रोलिंग हो रहा है, तो देयर इज नथिंग, देयर इज नो रिस्क फ्री एसेट। बट L1 L2 में हमको वही अज्यूम करना है अभी कि रिस्क फ्री एसेट है। अगर रिस्क फ्री एसेट नहीं है तो नक्की कैसे होता था कि अलग अलग कर्व्स होंगे, यूटिलिटी कर्व्स और टेंजेंट, बराबर? अच्छा, अगर रिस्क फ्री है तो क्या करने का? RF से लाइन ड्रॉ करने का, और जो टेंजेंट पॉइंट होगा दैट इज माय ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, दैट इज माय ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, राइट? अच्छा, इन दिस लाइन इज कॉल्ड कैल, this line is called CAL, right? Okay, so what this line CAL exhibits is different combinations of say portfolio P and risk free asset। ये लाइन क्या है? सपोज ये लाइन में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 100% रिस्क फ्री में पैसा डाल रहा हूँ, रिस्की में 0% डाल रहा हूँ, यहाँ पे 100% रिस्की में डाल रहा हूँ, समझ रहे हो? और अगर इससे भी आगे जाता हूं तो मोर देन 100%
मैं रिस्की में डाल रहा हूं। सपोज मेरे पास 100 रुपए है, 20 रुपए बोरो करूंगा और 120 रुपए रिस्की में डाल दूंगा। तो ये सारे जो होते हैं ना इसके बाद वाले, इन सबको क्या बोलते हैं? लेवरेज्ड या बोरोइंग पोर्टफोलियो। जबकि ये सारे जो है उसको क्या बोलते हैं? लेंडिंग पोर्टफोलियो। लेंडिंग मतलब अगर टीवी खरीदते हैं हम तो गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं ना, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी आर गिविंग मनी, जबकि 100% से ज्यादा देन वी आर बोरोइंग। ठीक है। सो अगेन आपका कैल तो बन गया, बट वो क्वेश्चन तो आएगा कि कौन से पॉइंट पे रहूं। अलग अलग पॉइंट्स है ना, ये यहाँ पे रहूं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहां पे रहूं। तो अगेन दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय यूटिलिटी कर्व। कि ये एक बार कैपिटल एलोकेशन लाइन आ गया, फिर हर एक इंडिविजुअल के लिए ऐसे कर्व्स होंगे। तो जहां पे कैल और यूटिलिटी कर्व टेंजेंट है, कैल और यूटिलिटी कर्व जहां पे टेंजेंट है, वो पॉइंट सिलेक्ट करने का, वो पॉइंट सिलेक्ट करने का। दैट विल टेल यू व्हाट परसेंट टू कीप इन आरएफ, व्हाट परसेंट टू कीप इन पोर्टफोलियो। ऐसा नक्की होगा। और उसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर कोई बंदा ज्यादा रिस्क ले सकता है तो उसका पॉइंट राइट हैंड साइड आएगा, और कम रिस्क ले सकता है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ऐसा। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि एक तो कैसे नक्की हो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, और फिर कैसे डिसाइड करोगे कि कितना परसेंट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में डालना है और कितना परसेंट रिस्क फ्री में डालना है। तो ये डिसाइड हो गया। समझ में आया सबको? ठीक है। ओके। सो अपनी जो क्विज़ेस थी क्विज पॉइंट 1 पॉइंट 2 वाली છે ને એમાં સાતમો ક્વેશ્ચન जो चैप्टर चल रहा है उसमें पहली दूसरी क्विज में क्वेश्चन 7.3 वाली क्विज में क्वेश्चन 4 5 और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी चालू हो चुका है, उसमें पहली क्विज में 1 और 3।
ये क्वेश्चन में जो मार्केट पोर्टफोलियो लिखा है ना, अगर कोई पहुंचा है तो नहीं पहुंचा ना, मार्केट पोर्टफोलियो मतलब ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, ठीक है। हाँ एफिशिएंट पे नहीं होगा जीरो, तो तारे कंपेयर करूंगा इनएफिशिएंट तो रिटर्न વધે છે, રિસ્ક વધે છે તો ચાલે, ઇનએફિशिएंट તો રિટર્न વધે છે
અને રિસ્ક બી વધે છે એ બી ચાલે તે એ બી ને એસી કમ્પેર કરી લીધા હવે શું રહ્યું બીસી બી ને સી ને કમ્પેર કરીશ ને તો રિટર્ન વધે છે પણ રિસ્ક ઘટે છે એટલે સી ઇઝ બેટર માં રિટર્ન વધારે છે રિસ્ક ઓછું છે એટલે ક્લિયરલી બી કરતા સી સારું કહેવાય એટલે બી ખરાબ કહેવાય તો એટલે જે બી ખરાબ કહેવાય ધેટ ઇઝ બિલો હવે એફિશિયન્ટ નથી जाए आगे हैं फोर्थ वाला समझ में नहीं कौन आया सा अभी आपने समझा दिया दोनों की पैर करके कंपेयर कर हाँ वो समझ गया मैं इसके इसमें- आगे का कर लूँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ फिफ्थ वाला है नहीं तुझे फोर्थ में प्रॉब्लम है ना नहीं हो गया वो fourth वाला। अभी आपने समझा दिया। हाँ जाए आगे वही उसका आगे का बात है मैंने ऐसा बोला आगे का बाकी मेरा सॉल्व किया तो कर ले हाँ वही कर रहा हूँ अच्छा, इसलिए दो कर रहे हैं और जो लोग उस साइड से आ रहे हैं ट्रम्प की क्या तैयारियां चल रही है मोटेरा साइड कोई नहीं यार मोटेरा तमिल जोता है सो नॉर्मल अहमदाबाद में छुट्टी तो दे दी रही 6-25 को यार ट्रम्प आए रजा आके चला जाएगा ना तो भी पता नहीं सर और सब लोग गैलरी में खड़े रहना એની જો ऑफिशियल ऑफिशियल के लिए गिनने में आने का है सबका फोटो आएगा चलो यार ऑफिस जहाँ पे भी हो लांबे के क्या रुकना सीधे लगी ना था से ऑफिशियल रजा છે બેંક બેંક બધા क्या नहीं कहीं देनी चाहिए પેલો ચેક આપે તો मेरा टेंशन ना लो जाए ओके तो नाउ बिट ऑफ अ थियरी कॉन्सेप्ट के जो टोटल रिस्क होता है ना इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक और अब तक हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे जो फिगर्स ड्रॉ कर रहे थे ना उसमें हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या होता था ટોટલ स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क मतलब क्या कि सपोज मैं किसी एक स्टूडेंट पे ऐसा पैसा लगाता हूँ किसी के साथ बेट लगाता हूँ मनन के साथ कि ये स्टूडेंट पास होगा राइट सपोज आई बेट 1 लाख रुपीस कि ये स्टूडेंट पास होगा अगर हो जाए तो डबल वरना मेरे को दे देने का 1 लाख रुपया राइट सो आई एम कंप्लीटली एक्सपोज टू हिज परफॉर्मेंस राइट अब इसका जो परफॉर्मेंस है इट विल डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स सम ऑफ द फैक्टर्स विल बी स्पेसिफिक टू हिम राइट कि सपोज ये बहुत होशियार है तो अच्छा है सपोज ये पढ़ता ही नहीं है तो वो बुरा है तो वो रिस्क है सपोज ये पढ़े बिना गया तो मेरा पैसा जाएगा सपोज पढ़ा था लेकिन ये बीमार हो गया तो मेरा पैसा जाएगा तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स है वो क्या है स्पेसिफिक तो वो जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है उनको नॉन सिस्टमैटिक बोलते हैं या स्पेसिफिक फॉर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स राइट बट उसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी तैयारी ठीक थी और तबीयत अच्छी थी सब अच्छा था बट इस बार रिजल्ट ही कम आया हर बार 40% रिजल्ट है इस बार 25% रिजल्ट दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता भले इसका कुछ भी परफॉर्मेंस हो आई विल सफर बट दैट रिस्क इज नॉट स्पेसिफिक टू हिम दैट इज स्पेसिफिक टू ऑल स्टूडेंट्स तो ऐसा जो रिस्क है उसको क्या बोलते हैं सिस्टमैटिक नाउ व्हाट आई शुड हैव डन इज कि अगर सिर्फ इस पे पैसा लगाता हूं तो I am exposed to systematic as well as non-systematic. So instead if I would have made 5 bets, each of 20,000,
कि 5 अलग अलग स्टूडेंट्स, सब पे 20-20 हजार लगाया, तो एटलीस्ट सिस्टमेटिक तो अरे नॉन सिस्टमेटिक तो निकल जाता कि सबने नहीं पढ़ा, सब बीमार हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, राइट? सो आई कैन इजीली अवॉइड नॉन सिस्टमेटिक जस्ट बाय इंक्रीजिंग द एसेट्स। कि एक के बदले स्प्रेड आउट करो, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो डाइवर्सिफाई करोगे तो नॉन सिस्टमेटिक को काट सकते हो, बट सपोज 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट में भी पैसा लगाया, फिर भी रिजल्ट ही 40% के लिए 25% आया, तो आई विल सफर, तो उससे मैं नहीं बच सकता। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफाइबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफाइबल, whereas this is called non डाइवर्सिफाइबल। ये तो सहन करना ही पड़ेगा, ये तो सहन करना ही पड़ेगा, राइट? तो सिस्टमैटिक रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल, जबकि नॉन सिस्टमैटिक इज डाइवर्सिफाइबल। ये समझ में आया? और प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर आप सपोज ये एक्सिस 1 से चालू हो रहा है, अगर एक ही स्टॉक रखते हो तो यू आर फेसिंग वेरी लार्ज रिस्क, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक। फिर जैसे जैसे आप एसेट्स बढ़ाओगे तो दिस रिस्क विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एट अबाउट 30। एक बार 30 एसेट्स इकट्ठी कर ली तो ये जितना घटना है घट जाएगा, फिर ये रहेगा, उससे कम नहीं जा सकते। तो वो जो नहीं जा सकता वो है सिस्टमैटिक रिस्क, राइट? सो आइडिया इज यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई as per modern portfolio theory, you should always diversify because आप easily जो नॉन सिस्टमैटिक है उसको काट सकते हो just by increasing the number of assets, right? जनरली 30 होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली 30 इकट्ठे कर लोगे तो वो सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और फिर यू विल ओनली फेस सिस्टमैटिक रिस्क। सो अब हम आगे जाएंगे जैसे, तो क्या होगा कि अब तक हम टोटल रिस्क गिनते थे, बट एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी यू शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन टोटल रिस्क, यू शुड ओनली लुक एट सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप टोटल रिस्क ले रहे हो तो आपकी मर्जी है। सी नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि रिस्क जितना रिटर्न होना चाहिए, बट अगर आप खाली रिस्क ले रहे हो तो उसका आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ रिटर्न किसके लिए मिलेगा? जो सिस्टमैटिक रिस्क ले रहे हो उसके लिए, क्योंकि आपको 1 से 30 स्टॉक्स करने का किसी ने रोका नहीं है ना। यू कैन इजीली डाइवर्सिफाई। 10 लाख रुपए एक ही स्टॉक में क्यों डाला? 15, 20, 30 स्टॉक में डालना था, राइट? तो डाइवर्सिफाई करने के बाद जो रह जाता है वो सिस्टमैटिक, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के लिए ही मिलेगा, ठीक है? ओके, और CAPM, तो CAPM में सिर्फ अजम्पशन देख लो। देखो CAPM के अजम्पशन दिए होंगे, हाँ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अजम्पशन दिए होंगे, वो एक बार पढ़ लो।
सी उसमें दूसरे सारे assumptions तो है ना, वो तो ठीक है, जनरली हर एक मॉडल में होते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा, परफेक्ट मार्केट्स होते हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन CAPM में जो सबसे इम्पोर्टेंट assumption है ना, वो ये है कि होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन जो लिखा है ना, all investors have the same expectation for assets, expected returns, standard deviation and correlations, right? इसका मतलब क्या होगा? देखो कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास इंफॉर्मेशन तो सेम ही होती है, राइट? और सपोज हम सब ऐसा भी नक्की करें कि all of us we will only invest in Nifty 50 stocks, 50 जो निफ्टी के स्टॉक्स है, सपोज दैट इज आवर यूनिवर्स, हम उसमें पैसा डालेंगे, ठीक है? तो निफ्टी के जो 50 के 50 स्टॉक होंगे ना, सपोज रिलायंस, तो मैं मान रहा हूँ इसका 15% रिटर्न होगा, आप भी वही मान रहे हो क्योंकि हम सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है, राइट? मैं मान रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन 20%, आप भी वही मान रहे हो। मैं मान रहा हूँ TCS के साथ रिलायंस का कोरिलेशन 0.7, आप भी वही मान रहे हो, राइट? मतलब अगर निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, अगर निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, सबके लिए सेम ही है और इनपुट्स भी सेम है। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, मार्कोविट्स जो होता है एफिशिएंट फ्रंटियर बनता है, तो उसमें इनपुट देना पड़ता है, रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, तो वो सब सेम ही डालेंगे तो सबका एफिशिएंट फ्रंटियर भी सेम बनेगा, यस और नो? इफ इनपुट्स आर सेम तो कंप्यूटर आउटपुट भी सेम ही देगा ना, सबका एफिशिएंट फ्रंटियर एक ही होगा, सबका रिस्क फ्री तो एक ही होता है, सबका रिस्क फ्री एक ही होता है, तो जो टेंजेंट पॉइंट था वो भी सबका सेम ही होगा, वो भी सबका सेम ही होगा। तो अगर CAPM के assumptions मान लिए जाए, then every investor holds the same risky पोर्टफोलियो। समझ रहे हो? आपके पास, मेरे पास, इसके पास, सबके पास एक ही पोर्टफोलियो होगा, राइट? तो अगर सब लोग एक ही पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मार्केट पोर्टफोलियो। उसका नाम क्या हो जाएगा? मार्केट पोर्टफोलियो। तो इफ यू बिलीव द assumptions ऑफ CAPM, तो अब तक हम जो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बोला थे ना, उसका नाम अभी क्या हो जाएगा? मार्केट पोर्टफोलियो। और ये लाइन को हम जो CL बोलते थे ना, उसका नाम क्या हो जाएगा? CML, कैपिटल मार्केट। तो इतना याद रखना कि अगर CAPM को मिला दिया जाए इन सब पे, तो ये वाला पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो है और ये लाइन को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। समझ में आया? ठीक है। और सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया था कि ये जो टेंडेंसी पोर्टफोलियो होता है ना, तो ये जो लाइन बनी ना, लाइन, उसका स्लोप क्या होगा? सी एक चीज होती है लाइन का स्लोप। सी ये पॉइंट फिक्स था, ये तो ये जो ऊपर चला जाता है ना, तो स्लोप बढ़ जाता है। तो स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट? तो अब सपोज ये है, ये मेरा CML है, तो इसके ये दो पॉइंट्स है, तो इसमें y का डिफरेंस दूंगा ना, इसमें y का डिफरेंस दूंगा तो क्या होगा? ERM माइनस RF इतना होगा ना, और x का डिफरेंस क्या होगा? ये क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा m, राइट? तो ये जो रेशियो होता है ना कि कोई भी पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री अपॉन पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको क्या बोलते हैं? शार्प रेशियो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शार्प रेशियो बोलते हैं। तो याद रखना, स्लोप ऑफ KL या स्लोप ऑफ CML इज शार्प रेशियो, वो याद रखना प्रॉपर्टी, ठीक है? Practically तो assumptions, but it gives a broad indication, exact नहीं,
बट स्टिल इट इज यूजफुल, ओके। तो रैंक तो एटलीस्ट कर सकता है, ये CAPM से बीटा मिलता है, तो जिस स्टॉक का बीटा ज्यादा है उसका रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है, એટલું તો કહી શકીએ કે ભાઈ આટલા બીજા આટલું રિટર્ન મળશે એવું બધું ના થાય, પણ રેન્કિંગ તો કરી શકાય, ठीक है। एंड अगेन सी, ये सारे अलग अलग पोर्टफोलियो थे, हमने कौन सा सिलेक्ट किया, टेंजेंसी वाला, तो आई कैन ऑल्सो से इन अ डिफरेंट वे कि ये सारे जो पोर्टफोलियो थे ना, सबका शार्प रेशियो निकालो, जिसका शार्प रेशियो हाईएस्ट होगा वही ऑप्टिमम होगा, ठीक है, क्योंकि जिसका स्लोप हाईएस्ट मतलब शार्प रेशियो है। तो सपोज आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि ये 5 पोर्टफोलियो है, सबके रिटर्न दिए, सबके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए और रिस्क फ्री दिया है, तो बोले कौन सा ऑप्टिमम होगा, तो सबका शार्प रेशियो कैलकुलेट करो, जिसका हाईएस्ट शार्प रेशियो आएगा वो ऑप्टिमम। ये मतलब रिटर्न माइनस रिस्क फ्री अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करने में, और भी रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए स्टॉक का आएगा, एग्जांपल आएगा, उन सब में होता है बेटर। અને જે આ ટેન્જન્સી વાળો પોર્ટફોલિયો ને, સપોઝ અહીંયા બધે પોર્ટફોલિયો તો છે, તો આ પોર્ટફોલિયોનો શાર્પ રેશિયો હાઈએસ્ટ હશે, તો આ બીજા બધા માટે શાર્પ રેશિયો ગણે અને આનો ગણે તો આનો હાઈએસ્ટ હશે। इसका कम आएगा, इसका कम आएगा, इसका कम आएगा, इसका कम आएगा, इसका भी कम आएगा, इसका ही शार्प रेशियो हाईएस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, चेहरे देखता हूँ मैं।